अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिम नसर और आज फिर एक दफ़ा फिर हम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो स्पेशल ऑनलाइन लेक्चर्स अरेंज किए हैं उस सिलसिले में सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर लैंग्वेज, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस, ये हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अब यहीं से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉपर लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर जो है आपको पता है कि हमने फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट 50% है उसमें चैप्टर नंबर 8 से 14 हम डिस्कस करेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है जो सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम गेटिंग स्टार्टेड विद सी। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्योंकि ये सी लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में नॉर्मली आती है, तो इसलिए पहले हम ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो है कुछ एक दो टॉपिक्स करने के बाद फिर अपनी सी लैंग्वेज की वर्किंग की तरफ चलेंगे। अभी आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज का टॉपिक जो है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यानी ऐसी लैंग्वेज जो यूज़र लैंग्वेज के नियर या उस जैसी होती है। तो प्रोग्राम लिखना आसान है लेकिन उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर होता है। कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज के वो ईज़ी टू लर्न वही जो हमने बात की थी। अब क्योंकि ये यूज़र लैंग्वेज उसके नियर उस जैसी लैंग्वेज है तो डेफिनेटली इसको सीखना और फिर इसको अप्लाई करना आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब ह्यूमन लैंग्वेज, अगर आप यूज़र लैंग्वेज इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज एज ए यूज़र लैंग्वेज हम कंसिडर कर रहे हैं तो फिर हम उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे और डिफरेंट ट्रांसलेटर की मदद से फिर इसको बाइनरी लैंग्वेज में या ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है और मशीन लैंग्वेज से डेफिनेटली दूर है। ये इंग्लिश की तरह की लैंग्वेजेस हैं और इसलिए ये इसको सीखना, लर्न करना, अप्लाई करना आसान होता है। ईज़ी टू मॉडिफाई, अब आप जब इसको कह रहे हैं कि लर्न करना आसान है, इसमें वर्किंग करना आसान है, प्रोग्राम लिखना और उसमें फिर डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं उसको लिखना, और फिर डेफिनेटली जब हम लिखते हैं तो डिफरेंट रीज़न्स की वजह से हमें इसको चेंज भी करना पड़ता है उन स्टेटमेंट्स को। कई दफ़ा जो सॉफ्टवेयर जो भी कंसर्न पर्सन बनवा रहा होता है वो उसमें एनहांसमेंट रिक्वायर करता है, तो इसलिए फिर हमें इस प्रोग्राम को, जो हमें प्रोग्राम इस लैंग्वेज में लिखा है उसको हमें चेंज करना पड़ता है, कभी स्टेटमेंट को डिलीट करना पड़ता है, कभी उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अब ये जो है इसमें मॉडिफिकेशन करना जो है वो निस्बतन आसान होता है। निस्बतन आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी टू राइट एंड मॉडिफाई। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स। तो इसमें जो है वो प्रोग्राम लिखना, उसके बाद फिर एरर्स, अगर इसमें जब प्रोग्राम लिखेंगे तो डेफिनेटली कुछ एरर्स अकर हो सकते हैं, तो एरर्स को ढूंढना और उसके बाद एरर्स को रिमूव करना ये आसान हो जाएगा। क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जैसी या उसके नियर है, तो हमें इसको मॉडिफाई करना आसान होगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी टू राइट एंड मॉडिफाई। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स इन प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी, सिंटेक्स कहते हैं रूल्स को। तो कोई भी जो लैंग्वेज है, अगर ह्यूमन लैंग्वेज, यूज़र लैंग्वेज भी हो तो डेफिनेटली उसके भी रूल्स होते हैं कि क्या सिंबल्स होंगे, किन सिंबल से मिलकर वर्ड सेंटेंसेस बनेंगे,
उसके बाद फिर हम ग्रामर की जो बात कर रहे थे, तो इसी तरीके से ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसकी भी वर्किंग करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि जनरल लाइफ में भी जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं, लेकिन सेम कैटेगरी की, सेम कैपेबिलिटी की प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा कंपनीज बना रही होती हैं, लेकिन उनके दरमियान जो फंक्शनैलिटी जो है, उसकी वर्किंग जो है नॉर्मली सेम होती है, ताकि यूज़र जो है अगर वो कंपनी डिफरेंट कंपनी की प्रोडक्ट अगर वो शिफ्ट भी करता है, तो उसकी जनरल वर्किंग, जनरल उसकी फंक्शनैलिटी या जनरल किस तरह उसको ऑपरेट किया जाता है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता। तो इसी वजह से डिफरेंट कंपनीज़ की जो सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो इजीली हम उसको यूज़ ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी कोई जनरल वर्किंग जो है वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस की तो सेम होगी। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट जो है उसमें फंक्शनैलिटी कुछ कम होती, किसी में कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन जनरल फंक्शनैलिटी सेम होती है। तो इसी तरीके से जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसकी फंक्शनैलिटी किस लॉजिक के तहत, किस लॉजिक को फुलफ़िल करने के लिए ये लैंग्वेज बनाई गई, तो उस लॉजिक को फॉलो करने की एक से ज़्यादा कंपनीज़ की लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। लेकिन उसमें अगर आप कमांड्स की बात करेंगे, जनरल फंक्शनैलिटी की बात करेंगे, तो वो तो सारी लैंग्वेजेस में सेम होंगी, जनरल वर्किंग सेम होगी। यानी कुछ स्टेटमेंट जो हैं डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की, किसी भी कंपनी की हाई लेवल लैंग्वेजेस में सेम उनका रूल होगा, सिंटैक्स होगा लिखने का, ऑपरेट करने का, मॉडिफाई करने का। तो इस तरह अब यहाँ पे भी एक कंपनी है जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हुए हैं, उसके तहत जो है इसका सिंटैक्स के रूल्स जो हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, और वो स्टैंडर्डाइज पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की लैंग्वेजेस जो हैं उनको अपनी लैंग्वेजेस बनानी पड़ती हैं और फिर उसको मार्केट करना पड़ता है। दी सिंटैक्स ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर वेल डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू डिटरमिन स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी है? वो NC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान जो स्टैंडर्डाइजेशन के जो रूल्स जो हैं उसको वो बनाती है, उसको मैनेज करती है, और फर्दर उसको एनहेंस करना है तो उसमें एनहेंसमेंट जो है इस कंपनी के थ्रू होती है, और फिर उस कैटेगरी की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं उनको इन सिंटैक्स को अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाना पड़ता है। अब डीप कंप्यूटर आर्किटेक्चर नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमने जो बात की थी लास्ट लेक्चर में लो लेवल लैंग्वेजेस की, वो हार्डवेयर स्पेसिफिक हैं, लेकिन ये इतनी हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट आर्किटेक्चर या डिफरेंट अगर आप सिनेरियो यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट अगर आप प्रोसेसर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें वर्किंग जो है वो निस्बतन हम आसान होगी, तो हम स्विच कर सकते हैं। अगर हमारा आर्किटेक्चर जो है अगर चेंज भी हो रहा है तो फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी वजह से जब इसमें हम वर्किंग करेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नॉलेज जो है वो एग्जैक्ट नॉलेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि जो उसी नॉलेज को फॉलो करते हुए, उसी वर्किंग को, उसी सिनेरियो को फॉलो करते हुए हमें इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी, ऐसा ये इतना नॉर्मली रिक्वायर नहीं है। अब वो क्योंकि कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, वो उस आर्किटेक्चर के हवाले से ऑटोमेटिकली जो है उस एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर के हवाले से उसको एनवायरनमेंट को उस आर्किटेक्चर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। These languages do not require deep knowledge of the hardware or machine architecture. A programmer can write efficient programs without a deep knowledge of computer architecture. He can concentrate on solving the problem in an easy, well-defined way rather than concerning the computer architecture. कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो उसको कंसर्न होने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली जो है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है उसके बैकग्राउंड में ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो कन्वर्टर्स हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। अगर कोई भी आर्किटेक्चर अगर इंटरप्रेटर बेस्ड है और आइदर कंपाइलर बेस्ड आर्किटेक्चर है तो ऑटोमेटिकली उसको उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर वो
ये बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर या कंप्यूटर का जो एनवायरनमेंट है, प्रोसेसर जो है, उसको फिर एक्सिक्यूट करके दोबारा इसी कन्वर्टर की मदद से यूज़र लैंग्वेज में आंसर, रिप्लाई या इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्लाई फीडबैक कर दी जाएगी। तो इसलिए इस हाई लेवल लैंग्वेजेस का ये एडवांटेज, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो स्पेसिफ़िकली जो है कि किस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए ये कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया, वो उसका डीप नॉलेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ बेसिक नॉलेज रिक्वायर है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल 100% आपको उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़े, क्योंकि इससे ज़्यादा लैंग्वेज ज़्यादा मेहनत कन्वर्टर्स में होती है। और कन्वर्टर जो है उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली उसको डिटेक्ट करके उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली इस लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक जो है मशीन इंडिपेंडेंट, ये जो भी हमने बात की थी कि हमें ये नहीं कि जी एक आर्किटेक्चर जो है, अगर उस आर्किटेक्चर को कोई कंप्यूटर सिस्टम अगर फॉलो कर रहा है तो उसी एनवायरनमेंट में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंस है, अगर आर्किटेक्चर में कोई चेंज भी है, आर्किटेक्चर में चेंज है, कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग में कुछ चेंज है या प्रोसेसर्स में, तो फिर जो है मशीन इंडिपेंडेंस है, हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इसकी खूबी है कि हम जनरल वर्किंग को फॉलो करते हुए प्रोग्राम बना देंगे और हमारा प्रोग्राम डिफरेंट आर्किटेक्चर के एनवायरनमेंट का जो कंप्यूटर सिस्टम है उधर भी उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। High level languages provide machine independence. It means that the program written in high level language can be executed on different types of computer with or without little modification. या तो हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं होगी प्रोग्राम को, या अगर उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो हमें कुछ स्लाइड्स ही चेंज करने के बाद जो है हमारा प्रोग्राम उस नए आर्किटेक्चर में भी उसको अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये नहीं है कि जी बिल्कुल ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, या तो हमें कोई मॉडिफिकेशन के बगैर ही एग्जीक्यूट हम कर लेंगे, कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेगा, या हमें कोई स्लाइड थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी तो हमारा प्रोग्राम जो है उस नए आर्किटेक्चर में उसको अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर, अगर वो एनवायरनमेंट है जिसमें इंटेल प्रोसेसर जो हैं वो लगे हुए हैं, और अगर कोई मोटरोला प्रोसेसर्स हैं, डिफरेंट कंपनी के प्रोसेसर्स, तो उस एनवायरनमेंट में भी हम अपने प्रोग्राम को ज़रा सी मॉडिफिकेशन के बाद जो है उसको अंडरस्टैंड और एक्सिक्यूट करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अब हम ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक के साथ स्टार्ट में बात की थी, ईजी टू लर्न। अब ईज़ी टू लर्न का मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है डेफिनेटली ये बाइनरी लैंग्वेज तो नहीं है, मशीन लैंग्वेज तो नहीं है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यूज़र लैंग्वेज जैसी या उससे नियर है। तो कोई भी जो लाइफ में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट वर्किंग की बात करते हैं, तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो जो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन लैंग्वेज के नियर है, पहले उसी का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद जो है पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड आगे लैंग्वेजेस होती जाएंगी उनको स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्टार्ट में ही कोई जो क्रिटिकल एनवायरनमेंट जो है, जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, कॉम्प्लेक्स स्टडीज़, जो एडवांस स्टडीज़ की आप बात करते हैं, तो हम एडवांस स्टडीज़ पे तो हम नहीं जाते ना, पहले बेसिक स्टडीज़ करने के बाद जो है ग्रेजुअली हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता रहता है, फिर हम एडवांस स्टडीज़ की तरफ जाते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामर्स भी जब वर्किंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो इनिशियल लेवल पे तो वो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस या यूज़र लैंग्वेज के करीब जो लैंग्वेज है उस जैसी लैंग्वेजेस हैं उसमें प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब इनिशियली स्टार्ट तो कोई भी जो प्रोग्रामर है जो इजी लैंग्वेजेस है उसको तो वर्किंग वो करेगा ना, ऑपरेट करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज लेगा, फिर ही फर्दर आगे मूव करेगा। तो अब आगे एबिलिटी के हवाले से फिर आगे अगर एबिलिटी ज़्यादा है तो फिर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो लर्न करते रहते हैं। एबिलिटी कम है तो फिर हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो लेकिन फिर भी जो स्टार्टिंग जो लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसके प्रोग्रामर्स तो एज़ कम्पेयर्ड विद जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसके प्रोग्रामर्स की रेशो लो लेवल लैंग्वेज में डेफिनेटली कम होगी।
हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर की रेशो जो है वो ज़्यादा होगी। तो यही इसके करेक्टरिस्टिक के हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि आसान है लर्न करना और उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, इसलिए इट एनकरेजेस मोर पीपल टू लर्न दीज लैंग्वेजेस। सो मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर अवेलेबल एज़ कम्पेयर्ड विद प्रोग्रामर्स जो लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम बनाते हैं, उनकी रेशो कम है। तो ये भी इसका एक करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद शॉर्टर प्रोग्राम। अब शॉर्टर प्रोग्राम क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये बात कर रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में डिफरेंट कन्वर्टर्स होते हैं। तो जब कन्वर्टर्स हैं तो आपकी जो कोई लैंग्वेज या प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसको जब कन्वर्ट किया जाएगा आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली, तो वो उसमें अगर कोई कमी है, क्योंकि अगर आपकी जो आपने प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया है, अगर वो आर्किटेक्चर या कंप्यूटर का प्रोसेसर जो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो कन्वर्टर जो है, ट्रांसलेटर जो है, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें अगर हमारी जो स्टेटमेंट जो है उसका नॉलेज, हमारी स्टेटमेंट लैंग्वेज जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी स्टेटमेंट जो है उससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि क्या काम करने को कहा गया है, तो फिर कन्वर्टर्स, ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली जो है जो अपनी तरफ से एडिशनल आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन जो है वो पुट कर देगा। लेकिन हमें जो है वो तो प्रोग्राम जो है वो हम शॉर्टर ही होंगे। अगर मज़ीद नॉलेज रिक्वायर है तो वो नॉलेज जो है वो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली पुट कर दिया जाएगा। प्रोग्राम्स इन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर शॉर्टर एज कम्पेयर्ड विद लो लेवल लैंग्वेजेस। One instruction of program written in high level language may be equivalent to many instructions of low level language। क्योंकि जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, तो ऑटोमेटिकली अगर मज़ीद कोई नॉलेज रिक्वायर है अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड अप कर दिया जाएगा। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक में ये है कि प्रोग्राम हमारा शॉर्ट है, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसको अगर कोई मज़ीद नॉलेज रिक्वायर तो पुट करके कंप्यूटर जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा और फिर हमें आंसर जो है जिस लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन जो है या जो फंक्शनलिटी हमने रिक्वायर की है, हमें फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद रिच कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। अब लाइब्रेरी जिस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं जनरल लाइफ में, अगर हम बुक लाइब्रेरी की बात करते हैं, बुक लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी बुक्स की कलेक्शन जो है लाइब्रेरी में इंक्रीज़ करते रहते हैं। जो लाइब्रेरियन जो हैं वो जो यूज़र्स जो हैं जो लाइब्रेरी को बुक्स रीड कर रहे हैं वहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट के वाले से, उनके फीडबैक या उनकी डिमांड के वाले से मज़ीद बुक्स जो हैं वो लाइब्रेरी में ऐड करते रहते हैं। इसी तरीके से ये जो इसके अंदर जो फंक्शन जो हैं जो फंक्शनलिटी हमें रिक्वायर है, तो अब कोई भी इन्वायरमेंट देखें, हम ये प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिखेंगे, बनाएंगे। तो अब इसके अंदर जिस तरह हम कोई भी अगर कमोडिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर जो है डिफरेंट हमारे पैनल होते हैं, डिफरेंट बटन्स होते हैं, कई दफ़ा हमें फ़ीचर्स ऑटोमेटिक प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें पहले से ही अवेलेबल फंक्शनैलिटी या फंक्शंस उस हाई लेवल लैंग्वेज का जो टूल हम जो भी यूज़ करते हैं उसके अंदर पहले से ही अवेलेबल होते हैं। हमें उसका फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो कैलकुलेटर जो है वो भी तो मुख्तलिफ फंक्शंस का ही कम्बिनेशन है। हमको एक बटन प्रेस करते हैं तो उस बटन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से वैल्यू, पैरामीटर या आर्गूमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, एक हो या दो हो या तीन हो, तो फिर जो है उसके हवाले से जो है हम वो बटन यूज़ करके अपनी फंक्शनैलिटी एक्वायर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर भी मज़ीद पहले से ही डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं।
हम उन फंक्शंस को यूज़ करके जो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो हासिल कर लेते हैं, बजाय इसके कि हमें उसकी सारी डिटेल जो वर्किंग जो है वो पुट करनी पड़े। और अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें प्रोग्रामिंग इजी है, तो अगर जो कॉम्प्लेक्स है और जो हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्टर जो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है, तो इस तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स अगर आप कोई फंक्शनैलिटी या एडवांस फंक्शनैलिटी आपको रिक्वायर है, तो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस है वक्त के साथ साथ इनकी फंक्शनैलिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ फ़ीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यही बात अगर आप देख लें कि अगर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर फंक्शनैलिटी या नंबर ऑफ़ बटन्स जो हैं वो हमें ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। उसके ज़रिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए आप डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप वैसे जनरल स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर हम जो फंक्शंस जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं वो भी तो बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसी से मिलकर ही कोई भी फंक्शन जो है उसकी फंक्शनैलिटी हम गेट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके स्टेप्स जो हैं ज़्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम वो जो स्पेसिफिक जो फंक्शन का जो बटन है अगर हम वो प्रेस कर देंगे, तो वो अगर कोई वैल्यू डिमांड पैरामीटर डिमांड कर रहा है तो वो हम पुट कर देंगे और हमें ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जो है जो भी उसने वर्किंग करनी, वर्किंग करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। इतने ज़्यादा स्टेप्स हमें करने नहीं पड़ेंगे, वही मैथ के बेसिक फंक्शनैलिटी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है इसके अंदर भी मुख्तलिफ बने बनाए फंक्शंस फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। आप उनको यूज़ करके मुख्तलिफ काम जो है जो फंक्शन आपको रिक्वायर है, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप वो फंक्शन यूज़ करके जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली आंसर गेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी ये इसके करेक्टरिस्टिक है कि रिच कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, एनी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए रिच कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस। द सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इन लेस टाइम बाय यूजिंग दीज लाइब्रेरी फंक्शंस। तो आप इन लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करते हुए कम टाइम में ही अपना प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन फंक्शंस जो हैं डेफिनेटली ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये फंक्शंस भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ही होते हैं। और प्रोग्राम्स जो हैं उसके प्रोग्राम किसको कहते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के कम्बिनेशन को। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पता है कि कीबोर्ड पे जो फंक्शन कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ जो हैं वो फंक्शन कीज़ जब हमको प्रेस करते हैं उसके बैकग्राउंड में डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। जब हम एक ही फंक्शन की कोई प्रेस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड में डिफरेंट जो है फंक्शंस जो हैं वो ऑपरेट होते हैं और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर जो है मिल जाता है। तो स्टूडेंट जी हम बात कर रहे थे कि बजाय इसके कि आपको डिफरेंट फंक्शनैलिटी गेट करने के लिए आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ें, तो उसकी बजाय जो है इसके अंदर जो अवेलेबल फंक्शन है आप उन्हीं फंक्शन को यूज़ करके फंक्शनैलिटी गेट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक या इसका फ़ायदा है। और वक्त के साथ साथ ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं ये भी इंक्रीज़ होते रहते हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर के बाद हम उसके वर्जन्स की बात करते हैं ना, तो जो भी हम नया वर्जन जब आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये जो फ़ीचर्स की बात करते हैं, फ़ीचर्स के अंदर ये लाइब्रेरी फंक्शंस भी उसके अंदर ही शामिल होते हैं कि जो बने बनाए जो फंक्शनैलिटी जो है फंक्शन जो हैं आपको पहले से ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखें जिस तरह वक्त के साथ साथ जो है हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और रिक्वायरमेंट अगर हम कंप्यूटर एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर यूज़ करते हुए वो रिक्वायरमेंट हम अचीव करते हैं। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी अगर पहले से अवेलेबल नहीं है तो प्रोग्रामर जो हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि हम फंक्शनैलिटी गेट कर सकें। अब वो जो फंक्शनैलिटी है अगर जनरल पब्लिक को हर एक को वो फंक्शनैलिटी चाहिए, तो स्टूडेंट आप ये माइंड में रख सकते हैं कि अगर वो रिक्वायरमेंट जनरल पब्लिक हर एक को चाहिए, तो जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो हर कोई जो प्रोग्रामर जो है फिर वो जो फंक्शनैलिटी जो हर एक को चाहिए उसके लिए वो प्रोग्राम बना रहा है, तो फिर ये बेटर नहीं है कि वो जो प्रोग्राम पहली दफ़ा फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए बनाया गया है
उसको उस सॉफ्टवेयर का, लैंग्वेज का या लाइब्रेरी का पार्ट ही बना दिया जाए। तो इस तरीके से जो भी फंक्शनैलिटी जो जनरल पब्लिक को रिक्वायर होती है, तो उसको फिर उस लैंग्वेज का जो भी एनवायरनमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें लाइब्रेरी का पार्ट बना दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको मज़ीद आगे रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ गई है, तो प्रीवियस जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो तो ये लैंग्वेज का पार्ट ही है, सॉफ्टवेयर का पार्ट ही है, आपको उसके लिए प्रोग्राम बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो पहले से ही अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें या अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करते हैं उसके अंदर जो आप वर्जन्स की बात करते हैं, तो वर्जन जो है या कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ उसकी हमारे फ़ीचर्स जो हैं वो इंक्रीज़ ही हो रहे होते हैं। तो जो अगर प्रीवियस जो है वो फ़ीचर हमें किसी के माइंड में आया जो पहले से अवेलेबल नहीं था, तो वो अपना जो फ़ीडबैक जो होता है, फ़ीडबैक में वो डिमांड प्लेस कर देता है। अब इस तरीके से जब डिफरेंट जो यूज़र है उनकी तरफ से डिमांड आती रहती है, तो फिर वो फंक्शनैलिटी जो है उसको उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी जो है होती है उसके अंदर ही उसको शामिल कर दिया जाता है, तो उसका पार्ट ही बन जाता है। तो फिर वो जब भी हमको नया मॉडल लेंगे, अगर मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो जो फ़ीचर पहले उसमें अवेलेबल नहीं था नए मॉडल में वो फ़ीचर मौजूद होता है। तो इसी तरीके से ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है ये भी वक्त के साथ साथ जो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इसके जब वर्जन्स हम नए नए जो है यूज़ करते रहते हैं, उसके अंदर बने बनाए जो लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं और इसकी वर्किंग जो है फिर दोबारा जब आगे हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें प्रोग्राम बनवाना नहीं पड़ता जो इससे पहले हमने बनवाया था। अब वो लाइब्रेरी का ही पार्ट है तो उसको हम यूज़ कर लेंगे और फिर आगे हमारी जो एनहेंसमेंट या कोई रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी, तो जो नई रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें ये लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा। प्रीवियस जो है वो तो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट बन ही गया हुआ है। तो ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं ये कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसकी ये जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में ये अवेलेबल होंगे। लेकिन हम जो प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि ये डिफरेंट जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी या उसका सिनेरियो किस लॉजिक को ज़हन में रखते हुए वो लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, तो वो मैटर करेगा सिर्फ। तो वैसे अगर आप हाई लेवल लैंग्वेजेस की जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये करैक्टरिस्टिक हर हाई लेवल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी, लेकिन वो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की जिस कैटेगरी की फंक्शनैलिटी उसमें अवेलेबल है, तो उस लैंग्वेज के अंदर उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड फंक्शंस ज़्यादा अवेलेबल होंगे। ज़्यादा फ़ीचर जो उसकी फंक्शनैलिटी है, अगर कोई नेटवर्क एनवायरनमेंट की प्रोग्रामिंग है, तो अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो नेटवर्क जो फंक्शनैलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें नेटवर्क से रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे एज़ कम्पेयर्ड विद कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको कोई और फंक्शनैलिटी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कर रही है, एक स्पेसिफिक एरिया में ही आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क उसमें रिक्वायर्ड नहीं है तो उसकी वो फंक्शनैलिटी उस लैंग्वेज में, वो लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं उस लैंग्वेज में कम होंगे लाइब्रेरी के अंदर। तो ये सिर्फ फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जितने भी हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ये किसी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इसी तरह ये हमें सारे अवेलेबल होंगे। मेन यही चीज़ें हैं। अब उसमें डिफरेंट वर्किंग जो है लॉजिक के हवाले से फ़र्क हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर था, इसको हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया। डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए और हमने इसमें ये बात समझी है कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो उसके अंदर ये जनरल करैक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होंगे। अब वो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जिस कैटेगरी की है तो उस लैंग्वेज के अंदर उस कैटेगरी के जो फंक्शनैलिटी या फंक्शंस या फीचर्स ज़्यादा होंगे। बाकी जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हर हाई लेवल लैंग्वेजेस में यही अवेलेबल होंगे। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।